नमस्कार, मैं मनीष कुमार गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत नियमित रूप से अर्थशास्त्र की कक्षा 11वीं क्लास के लिए मैं लेकर आते रह रहा हूं और आज भी मैं आपको अर्थशास्त्र के प्रथम खंड में सांख्यिकी के चैप्टर नंबर 5 को आज मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ। ये इस चैप्टर में 5वें चैप्टर में सारणीकरण पढ़ना है, जिसको सारणीयन भी कोई किताब लिखता है। कहीं सारणीकरण मिलेगा, कहीं सारणीयन मिलेगा। और इसमें भाग 1 है जिसमें हम बताएंगे कि सारणी का प्रारूप क्या होता है। छात्रों, सबसे पहले हम बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज़ समझिए, पढ़िए तो व्यवहारिक पढ़िए। अब जब हम सारणी को मैथमेटिकल तरीके से बताने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई विषय है और ये समझना हमारे लिए कठिन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आप चाहे 11th में का भी स्टूडेंट हो, इसके पहले 9th और 10th में पढ़े हों, तो 9th और 10th में प्रत्येक विषय में कई चैप्टर होंगे। ठीक है, तो वो चैप्टर क्या है? वर्गीकरण है, विषय वस्तु का वर्गीकरण है। और चैप्टर के आगे जब आप पढ़ते हैं समझने के लिए, ताकि हम परिणाम निकाल सके रिजल्ट के रूप में, तो उसके लिए आपको क्या आवश्यकता होती है? उसके लिए आपको विद्यालय की आवश्यकता होती है, ट्यूशन की आवश्यकता होती है। एक्चुअली आवश्यकता आपको किसकी होती है? शिक्षक की होती है। यानी शिक्षक छात्र कोऑर्डिनेशन रहता है। बात तो सारी चीज किताब में भी दी हुई है, तो टीचर की क्या आवश्यकता है? तो टीचर की आवश्यकता यही है कि जो वर्गीकृत तथ्य हैं उनको सरल एवं स्पष्ट व्याख्या करें, ताकि उससे आप निष्कर्ष निकाल सकें। ये सारणीकरण हुआ, ये प्रेजेंटेशन हुआ। टीचर प्रेजेंट किया आपके सामने उसको, और वो सारणी बन गया। उससे आप निष्कर्ष आप निकालने के लिए सक्षम आप बनते चले गए हैं। अब आपके जो सिलेबस में पढ़ना है उसके अनुसार हम आते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ जरा सा इसके पहले जो आप चैप्टर पढ़े थे वो वर्गीकरण था। वर्गीकरण में आपने पढ़ा था कि विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों का विभाजन करते हैं। विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों का विभाजन करते हैं। तो इस फिगर में आप देखिए, कलर है, विभिन्न कलर्स हैं। ये कलर विशेषताएं हैं, हिंदी में पढ़े होंगे विशेषण। तो ये कलर विशेषताएं हैं, इसके आधार पर विभाजन है। विभिन्न 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग में विभाजन है। अब विभाजन के बाद क्या होता है कि जैसे आपका हमने कहा कि चैप्टर्स दिए हुए हैं और आपको परिणामी निष्कर्ष यानी परिणाम तक पहुंचने के लिए उनको समझने की जरूरत है सरल और स्पष्ट ढंग से। तो अब विभिन्न वर्गों के आंकड़े दिए हुए हैं। अब उन आंकड़ों का प्रेजेंटेशन इस प्रकार हो ताकि उससे हम निष्कर्ष निकाल सकें। तो इसके लिए उन आंकड़ों को क्रम में सजाना होगा। और क्रम में सजाने में क्या होता है कि 9th में मेंडलीफ का आवर्त सारणी देखे होंगे। एक आवर्त होता है और एक वर्ग होता है, यानी एक क्षैतिज लाइन होता है और एक उदग्र लाइन होता है। तो यहां भी क्रम में करने में दोनों तरफ से आते हैं। अब ये देखिए, ये लाइन क्षैतिज जा रहा है, ABCD का जो ये है कलर वाला लाइन, और श्रृंखला में ABCDEFG नीचे की ओर आ रहा है। तो कहने का मतलब कि सारणीकरण जो है, सारणीकरण का आधार वर्गीकरण होता है और सारणीकरण के अंदर हम आंकड़ों को पंक्तियों और कॉलमों में रखते हैं। दिमाग में याद रखिएगा, कॉलम और पंक्ति। कॉलम कैसा होता है? ऊपर से नीचे, अब पंक्ति क्षैतिज। जब आप 4th 5th में गए होंगे तो उस टाइम से राइटिंग शुरू कर दिए होंगे। राइटिंग 1 से ही शुरू कर देते हैं। पहले वो अंग्रेजी वाली राइटिंग 4 लाइन्स कॉपी में करते हैं। तो कैसे होता है? क्षैतिज, पंक्ति उसको बोलते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा हुआ वर्टिकल, इसको हम कहेंगे कॉलम। तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर है ये हो गया कॉलम, और ये जो इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इसको हम कहेंगे जो है पंक्ति। तो पंक्तियों और कॉलम में आंकड़ों को इस प्रकार सुसज्जित करना कि आंकड़े सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली हो, ताकि हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके जिससे मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो। इस प्रक्रिया को हम सारणीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे अब आपकी किताबी भाषा में जो परिभाषा है उसकी ओर जरा बढ़ा जाए। पहले परिभाषा से पहले समझा जाए कि सारणीयन की जरूरत कहां पड़ती है। तो एक वर्ड आ रहा है यहां पर, यह ध्यान दीजिए। कभी कभी हमने कहा है
पिछले कक्षा में भी कि हम लोग इंडियन जो है भाषा के मामले में काफ़ी धनी हैं, ध्यान दीजिएगा, और खास करके बिहारी। भारत के हर कोने के लोग जो है दो ही भाषा जानते हैं। वहाँ जैसे तमिलनाडु में जाइए तो या तो तमिल जानते हैं तो अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन जो उत्तर भारत के लोग हैं वो कम से कम 3 भाषा जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, सामान्य पढ़े लिखे भी। एक तो हिंदी जानते ही हैं, हिंदी बोल ही लेते हैं। दूसरा टूटी फूटी अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके भी बोल लेते हैं, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, और बढ़िया अंग्रेजी भी कुछ बोल लेते हैं। और तीसरा अपनी लोकल भाषा, मगधी, भोजपुरी, ये सारे चीज हम बोल लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि कभी कभी हम बिहारी जो हैं, बिहार के लोग या यूपी के लोग, ऐसा है कि कोई चीज को अंग्रेजी में समझ लेते हैं, हिंदी में उनका अर्थ पता हमको नहीं चलता है। जैसे जो ही इंटर में, मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम के बाद होता है कि रिजल्ट कब आएगा, तो कोई कहता है अभी टैबुलेशन चल रहा है तब ना रिजल्ट आएगा। तो क्या होता है, कॉपी जांचने के बाद मार्क्स फोलियो के आधार पर जो मेन रजिस्टर होता है उसमें नंबरों का प्रस्तुतिकरण करना, टेबुल वाइज सजाना। वो टेबुल 2 तरीके का होगा। एक में सीरियल नंबर से, आप ध्यान दीजिए कि ऊपर से नीचे तक नाम आएगा या रोल नंबर आएगा, और इधर इस साइड उसका मार्क्स विषय वाई बैठते चला जाता है। तो हुआ ना, विषय का मार्क्स आ जाएगा जो है ऊपर, मान लेते हैं कि यहाँ विषय अर्थशास्त्र, गणित, ये तो अर्थशास्त्र का मार्क्स प्रत्येक स्टूडेंट का ऊपर से नीचे भराएगा यानी कॉलम में, और इधर रोल नंबर के सामने वो मार्क्स जाएगा, वो पंक्ति में जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं टेबुलेशन या सारणीयन, यही है। ठीक है। अब एक तरह से क्या हुआ, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आपके एकेडमिक कैरियर में आया, या प्रत्येक स्टूडेंट का एकेडमिक कैरियर में ऐसा होता है। तो ये जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है ये 4 प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, पहला है पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण में क्या है कि अनुसंधान से संबंधित जितने आंकड़े हैं उसको एक पैसेज के रूप में या स्पीच के रूप में हम रख देते हैं। जैसे हम यदि भारत या विश्व की जनसंख्या के बारे में बोल रहे हैं, कि विश्व की जनसंख्या के बारे में बोल रहे हैं कि इस धरा पर जो मानव का वर्तमान प्रारूप है, इसका प्रादुर्भाव आज से 25 लाख वर्ष पहले हुआ था। 1830 में दुनिया की जनसंख्या 1 अरब हुई, 1960 में 2 अरब हुई, 1975 में 3 अरब हुई, और 1987 में 4 अरब हुई, 1999 में 5 अरब हुई, और 2011 में 6 अरब हुई। जो है इस तरह से हम या 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब जनसंख्या हो गई। और यह बढ़ने का दर पहले 1 अरब 100 वर्ष में बढ़ा, फिर 1 अरब 30 वर्ष में बढ़ा, फिर 15 साल में बढ़ा, फिर उसके बाद 12-12 साल में बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बताइए कि इतना चीज हम आपको बोल दिए तो ये आंकड़ा समूचा याद रहेगा? बड़ी कठिन है याद रखना। या इसको हम एक पैसेज के रूप में लिख दे। जैसे आप यहां देखिए एक पैसेज यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए रुग्ण इकाइयों का यह सर्वे है। पाठ प्रस्तुतिकरण का उदाहरण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र सूचना के आधार पर 31 मार्च 2001 तक रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या इतनी है। यानी विभिन्न आंकड़े रुग्ण इकाइयों से संबंधित है, जो इकाइयां मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, बीमार इकाइयां। अब बताइए ये इस तरह से अगर दिए हुए रहेगा तो इस तरह से हमको एक नजर में हम इनसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। कभी ये आंकड़ा पर ध्यान देंगे तो ये माइंड से आउट हो जाएगा, ये आंकड़ा पर ध्यान देंगे तो उनको टेबल में रखना है ना। तो ये इसको इस रूप में कहते हैं हम पाठ प्रस्तुतिकरण। जैसे अब थोड़ा सा हम बोर्ड की ओर आ जाते हैं, यहां देखिए अब उसी जनसंख्या के आंकड़े को ध्यान दीजिए, उसी जनसंख्या के आंकड़े को हम यहां रख दिए हैं, यहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं। ये अगर आपके पास दिया हुआ है तो आप कई निष्कर्ष निकाल ले सकते हैं। देखिए जनसंख्या और वर्ष हमने रखा है। 1 अरब जनसंख्या 1830 में, 2 अरब 1930 में, 3 अरब 1960 में, 4 अरब 1975 में, 5 अरब 1987 में। यहां पर एक जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह भी आता है कि 5 अरब माँ जो है शिशु कब जन्म लिया था, तो ये 1987 में। किस दिन को, तो 11 जुलाई को। कहाँ, यूगोस्लाविया में। इस कारण क्या होता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाई जाती है, विश्व जनसंख्या दिवस है। इसके बाद 6 अरब ये 1999 में हुआ, 7 अरब 2011 में। इसमें
किस दिन, ये ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली 7 अरबमा शिशु का जन्म 31 अक्टूबर 2010 को ही हो गया था। तो 31 अक्टूबर का मतलब है कि अक्टूबर लास्ट, इसके बाद कौन सा महीना आएगा, नवंबर और दिसंबर। तो मान के चला गया कि 2011 में 7 अरब हुई। तो ये 31 अक्टूबर 2010, इस संदर्भ में थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्या है कि इसमें माना गया है कि ये जो 7 अरब में बच्चा है, 7 अरब में शिशु है, वो एक कन्या है और उसका जन्म जो है बनारस में हुई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो यहां के शिशु नहीं है, वो फिलीपींस की राजधानी मनीला की है। तो चलिए हम बनारस मान लें या मनीला मान लें, ये तो तय बात है कि 31 अक्टूबर 2010 को ही जो है 7 अरब में शिशु का, वर्ल्ड के 7 अरब में शिशु का जन्म हुआ। और एक चीज और ध्यान रखिए कि भारत में 1 अरब में शिशु का जन्म कब हुआ, भारत की जनसंख्या 1 अरब, ये शिशु का जन्म कहां पर हुआ, तो ये दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इसका जन्म हुआ। तो इस तरह से इससे बहुत सारे निष्कर्ष आए। अब देखिए और निष्कर्ष इसमें कहां से आएंगे। 1830 से 1930 शुरू वाला 1 अरब बढ़ने में कितना लगा, आदिकाल से 1830 यानी लाखों लाख वर्ष। उसके बाद 1830 से 1930 100 वर्ष में 1 अरब बढ़ गया। फिर 1930 से 1960 30 साल में 1 अरब बढ़ गया। फिर 60 से 75 मात्र 15 साल में, अगला 75 से 87 मात्र 12 साल में, फिर 87 से 99 फिर 12 साल में 1 अरब बढ़ रहा है। फिर 99 से 2011 अगली बार माने 3-4 चक्र बढ़ रहा है 12 साल में ही से। अब इसके आधार पर तो पहला निष्कर्ष निकालिएगा कि पहले की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आपके इसी निष्कर्ष को हम ध्यान से परीक्षण करते हैं तो हम गलत भी काट दे रहे हैं। गलत क्या काट दे रहे हैं कि आपका ये कहना कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ये 1975 तक तो सही है, लेकिन 1975 के बाद हम इसको नहीं मान सकते हैं। इस कारण से नहीं मान सकते हैं कि ध्यान दीजिए कि प्रत्येक 1 अरब 12-12 साल पर बढ़ रही है। अब हमको एक सवाल का आप जवाब खुद सोच के देखिए। 4 रुपया में 1 रुपया बढ़ा, यानी 4 रुपया आप किसी को सूद पर दिए तो आपको 1 रुपया सूद दिया, कितना परसेंट सूद हुआ, तो 4 रुपया का 1 रुपया होगा 25%, ठीक है। 5 रुपया का भी 1 ही रुपया सूद हुआ तो वो क्या परसेंट होगा, तो 5 रुपया का 1 रुपया होगा 20%। यहां क्या हो रहा है यह ध्यान दीजिए, 4 अरब था तो बढ़ के 5 अरब हुआ, 1 अरब बढ़ा, 5 अरब था तो बढ़ के 6 अरब हुआ, 1 अरब हुआ, यानी 4 पर भी 1 बढ़ा, 5 पर भी 1 बढ़ा। तो 4 पर 1 बढ़ा तो 25% न बढ़ा, अब 5 पर 1 बढ़ा तब 20% न बढ़ा। अब फिर वैसे ही 6 पर 7 बढ़ेगा तो 16%, 16.2/3% बढ़ेगा। तब यह जो है अंतर क्या है ये ध्यान दीजिए। प्रतिशत के रूप में जनसंख्या की रफ्तार वर्ल्ड की गिर रही है, लेकिन मूलधन इतना बड़ा हो गया है कि पिछलका के 25% और नया का 20% बराबर हो जा रहा है। इस कारण वर्ल्ड की जनसंख्या प्रत्येक 12 साल पर 1 अरब फिर बढ़ जा रही है। तो आप सोचिए कि ये आंकड़े आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत है टेबल वाइज, तब तो आप इतना सा निष्कर्ष निकालते चले गए और बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो है अगर ये पाठ प्रस्तुतिकरण के जैसे आंकड़े रहेंगे तो इससे निष्कर्ष निकालना हमारा कठिन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या देखें, इससे बचने के लिए इसको टेबल वाइज किए, ठीक है। तो ये अब इस आधार पर हम कहते हैं कि ये पाठ प्रस्तुतिकरण का जो टेबलेशन का तरीका है ये सही, ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। तो हम अब क्या करते हैं कि इसके लिए जो सारणियन का जो अन्य मेथड है उसको जगह पर लाते हैं। तो अन्य मेथड में दूसरा मेथड है जो अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, 5वें चैप्टर में पढ़ना है। इसको हम 2 खंडों में पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। पहला खंड में हम जो है सारणी का प्रारूप बताएंगे और अगले खंड में सारणी के प्रकार बताएंगे। तो दूसरा जो है इसका वो है सारणी प्रस्तुतिकरण, टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब सारणी प्रस्तुतिकरण का संक्षिप्त चीज हम पहले बता दिए हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम और पंक्ति में लिखते हैं। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है, पंक्ति क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ये इस रूप में हम रखते हैं, फिर आगे इसके हम विशेष चर्चा करेंगे। तीसरा होता है चित्रमय प्रस्तुतिकरण और बिंदु रेखीय। इसको आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ये देखिए चित्रमय प्रस्तुतिकरण है, 9वां 10वां के स्ट्रेट भी आप बनाए होंगे। वृत्त चित्र 360 डिग्री में पूरे को रख देना 100% को, और उसके आधार पर जिसका जितना प्रतिशत है उस हिसाब से उसका भाग हम काट लेते हैं और विभिन्न कलर में दिखाते हैं। ये कनाडा के पार्लियामेंट का 2005 का हाल है, ठीक है। तो यहां लिबरल पार्टी को 133 सीट आई है, कंजर्वेटिव को 98 आया है, ब्लॉक वाला को 54 आया है, एनडीपी को 19 आया है, इंडियन करके एक है उसका 3 आया है और वैकेंट रह गया है 1। तो
तो जो टोटल सीट था उनको प्रतिशत के रूप में भागा देकर के निकालने पर एक खास प्रतिशत प्रत्येक वर्ग के लिए आया होगा, उस प्रतिशत के अनुसार इनकी गोलाई में से ये काटा गया है। और अब यहां पर एक सवाल उठता है कि तो ये हम इतना चीज लिए कहां से प्रतिशत बनाने के लिए? तो इसका मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिए कि ये ब्रिथ चार्ट यानी चित्रमय प्रस्तुतिकरण करने के लिए भी आपको टेबलेशन का जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि चित्रमय प्रस्तुतिकरण का आधार जो है वो आपका सारणीयन होता है। सारणी के आधार पर तो आप चित्रमय प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब एक होता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ये भी है उसका, ये चौथा पार्ट है, चौथा तरीका है। इसको भी ध्यान दीजिए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये 11th में पढ़ा रहा हूं तो 11th का उदाहरण यहां पर सेट किया है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि अभी आप इनिशियली इसको शुरू किए हैं। मैंने इसी कारण से ये 9th और 10th का उदाहरण आपको यहां पर लाकर रखा है। इसको तो बहुत आसानी से समझते होंगे, ये काल वेग ग्राफ है, समय और दूरी का ग्राफ है, जो आप कहां पढ़े थे? 9th के त्वरण के चैप्टर में, गति के चैप्टर में, है ना। त्वरण की परिभाषा में क्या पढ़े थे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये ग्राफ यहां बता रहा है 2 सेकंड पर कितनी है दूरी, 4 सेकंड पर कितनी दूरी है, 6 सेकंड पर कितनी दूरी है। आप क्या देख रहे हैं? ये दूरियां बढ़ती जा रही है, प्रत्येक 2-2 सेकंड पर ये देखिए ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। यानी पिछले सेकंड में जो दूरी थी तय किया था, उससे ज्यादा दूरी अब अगले सेकंड में तय कर रहा है ना। तो परिवर्तन वेग में हो रहा है ना। तो उसको इस आधार पर अब जो है इसको आपने क्या किया, विभिन्न सेकंडों पर तय की गई दूरी पर आपने बिंदु देते गया और उन बिंदुओं को वक्र से आपने मिला दिया। तो यह हो गया बिंदु रेखीय प्रदर्शन। लेकिन इसके लिए भी आपको समय और दूरी की तालिका बनाना होगा ना। तो वो तालिका क्या कहलाएगा? सारणीयन, यानी वो सारणी के आधार पर ही आप करेंगे। यानी मूल में हम कहें कि सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सबसे बढ़िया तरीका यानी मूल तरीका जो है वो सारणीकरण ही है, और उसी पर ये सब आधारित है, जो और इसको आकर्षक बना देता है और ज्यादा स्पष्ट और आसान कर देता है। अब हम देखें सारणी की जो है परिभाषा को हम देखें कि क्या है। सारणीकरण के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, सिर्फ हम यहां परिभाषा बोल दे रहे हैं। यहां पर परिभाषा जो लिखी हुई है उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। याद करने की कोशिश का मतलब क्या है? शब्द सब मत याद कीजिए, क्योंकि यहां मैंने राइटर का नाम नहीं दिया है। आप लोग को जो है यह बताना भी काम है कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाए, यह चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कोई राइटर है, मान लेते हैं सैक्रिस्ट ने यह परिभाषा दी है, तो लिख देंगे कि सैक्रिस्ट के शब्दों में, सैक्रिस्ट के शब्दों में लिख देंगे, और सैक्रिस्ट ने जो शब्द दिए हैं उसमें से आप लिखते वक्त भुला जाते हैं। तो भुला जाते हैं तो उसके जगह पर कोई दूसरा शब्द दे देते हैं। रॉन्ग मेथड है, ये गलत है। जब राइटर के नाम दे रहे हैं तो हूबहू उसी का शब्द आपको देना होगा, और नहीं तो फिर ये दीजिए कि हाँ इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। उसकी बातों को भाव के रूप में रखिए, उनकी सारी बातें इसमें सिर्फ आ जाए, शब्द हूबहू रहे या नहीं रहे। तो मैंने उसी रूप में रखा है, और इससे इस परिभाषा के इतर भी आप अपने से जो परिभाषा बनाते हो शब्द का हेर फेर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, निष्कर्ष वही निकलना चाहिए। तो क्या है? सांख्यिकीय आंकड़ों को सारणी के रूप में अर्थात पंक्तियों और वह कॉलम के रूप में प्रकट करने को ही सारणीयन कहते हैं। पहले नहीं कहा था कि पंक्ति और कॉलम में, अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, इसको भी आप रट जाइएगा। The process of arranging data orderly in form of rows and columns is known as tabulation। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है, मैंने कहा था कि पंक्तियां क्या होती है, तो सम स्तर। किसका सम स्तर? वो एक शख्स का पैरेलल जाएगा। वो एक शख्स का पैरेलल का मतलब क्षैतिज, क्षितिज के समान, ठीक है। या उसको और आप जो है कह सकते हैं कि पंक्ति जैसे कॉपी में लाइन खींची रहती है उस तरह से, ठीक है। और स्तंभ कैसा जाएगा? तो स्तंभ का मतलब तो खंभा होता है, हमेशा खड़ा, वर्टिकल, है ना, उदाग्र ऊपर की ओर, है ना। तो पंक्तियां समस्तर होगी और स्तंभ वर्टिकल होगा, ठीक है। स्तंभ को और क्या कहेंगे? कॉलम। ज्यादा कॉलम शब्द यूज होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब उसका एक उदाहरण हम आपको यहां दे रहे हैं, ये इसको बस देख लीजिए। ये है, आप देखिए, ये कॉलम्स हैं ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं, और ये पंक्तियां हैं। ये ध्यान दीजिए, इसमें जोग दोनों तरफ से हो रहा है, एडिंग जो है हम दोनों तरफ से कर रहे हैं। जैसे ये हुआ कि मेल्स कॉलम में, फीमेल्स कॉलम में, तो मेल्स कॉलम में 8, 16
ये आ रहे हैं, और इधर से मार्क्स से कॉलम हो रहा है कि 30 से 40 नंबर लाने वाले मेल्स कितने स्टूडेंट हैं और फीमेल कितने स्टूडेंट हैं। तो 30 से 40 नंबर लाने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 14। अब ये विभिन्न वर्ग वाले स्टूडेंट जो हैं, 30 से 40 नंबर वाले वर्ग, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये सब मेल्स में कितने हैं, तो टोटल 56। फीमेल्स में कितने हैं, तो टोटल 44। अब यहां देखिए, इसको ऐड कीजिए, 20, 30, 20, 50, 10, 60 और ये 40 हो जाएगा जोड़ के, तो 60, 40, 100। इधर से भी जोड़ते हैं 100, हमारा कैलकुलेशन सही है ना। तो ये कॉलम से भी हम जोड़ते हैं और पंक्ति से भी जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये निर्माण होता है। हम सिर्फ ये दिखा दिए कि यहाँ कॉलम क्या होता है और पंक्ति। ये मेल्स और फीमेल्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम, और इधर जो ये है 30, 40, 40, 50, ये पंक्तियां हुई। अब ये देखिए कि सारणी और सारणीयन में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। सारणी और सारणीयन का अंतर जो है, सारणीयन प्रक्रिया है और सारणी जो है बनाया हुआ प्रारूप है। जब हम कॉलम और पंक्तियों में आंकड़ों को सजाने लगते हैं, सजाने की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सारणीयन। और जब सजा लेते हैं और जो तैयार होता है उसको कहते हैं सारणी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब एक सवाल और आता है कि तब वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर है। ये भी देखिए, वर्गीकरण आप पहले पढ़े हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, वर्गीकरण सारणीयन पर आधारित नहीं है, लेकिन सारणीयन वर्गीकरण पर आधारित है। जब आंकड़ों को जब तक हम वर्ग में विभाजित नहीं करेंगे तो उसको टेबल में प्रस्तुत कैसे करेंगे। पहले ये विशेषता के आधार पर विभाजित करना होगा ना, कि गरीबी का ये आंकड़ा है, अमीरी का ये आंकड़ा है, मध्यम वर्ग का ये आंकड़ा है, तब ना उनका कॉलम और पंक्ति बनाइएगा। तो पहले हम विशेषता के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं, तब उसको हम सारणीकृत करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, वर्गीकरण के आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण सारणीयन पर आधारित नहीं है। लेकिन यहां मैंने साफ दे दिया है कि सारणीयन वर्गीकरण पर आधारित है। आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, बहुत आसान है, 4 पॉइंट में है। ये देखिए, वर्गीकरण में आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के अनुसार, समानता असमानता मैंने पहले कहा था कि वर्गीकरण जिस वर्ग में हम आंकड़े को रख रहे हैं वो समरूप होना चाहिए, विरूप आंकड़े उसमें नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो निष्कर्ष को जैसे तैसे कर देंगे। तो समरूपता के आधार पर हम छांटते हैं, एक समरूप वाला आंकड़ा एक वर्ग में, दूसरा समरूप वाला आंकड़ा दूसरा वर्ग में। अगर सबको हम एक ही में रख देंगे तो फिर वर्ग बनाने की क्या जरूरत है। हम जानवरों की गिनती कर रहे हैं और गाय का भी आंकड़ा जिसमें दे उसी में भैंस का भी दे दे, उसी में बकरी का भी दे दे, ऐसे तो नहीं होगा, उन तीनों का अलग अलग वर्ग बनेगा। तो इसमें समानता और असमानता के अनुसार इसमें हम क्या करते हैं, स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत करते हैं। कौन किसको, वर्गीकृत आंकड़ों को। जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको हम इसमें स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत करते हैं। यानी एक तरह से क्या हुआ कि सारणीयन वर्गीकरण की यंत्रात्मक प्रक्रिया है, यानी एकदम निष्कर्ष तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे हम देखें, वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि है, और ये क्या है, सारणीयन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विधि। ये विश्लेषण करता है। विश्लेषण क्या करता है, ये ध्यान दीजिए, विश्लेषण करता है कि इस वर्ग में कौन कौन है, यही ना विश्लेषण होगा। अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, मध्यम वर्ग कितने हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण हुआ। ये क्या करता है, उन आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। वो तो अलग अलग वर्ग में डाल रखा हुआ है, उनको एक जगह लाइएगा तब रिजल्ट निकालिएगा कि अमीरी या गरीबी में कितनी खाई है, प्रस्तुत कीजिएगा तब। अब चौथा है, वर्गीकरण के अंदर आंकड़ों को वर्गों और उपवर्गों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिए, अब ये आगे आना है, इस चैप्टर का यही प्रॉब्लम है। इस चैप्टर का प्रॉब्लम है कि सब मेन चीज पहले पढ़ना है इसमें जो है, और प्रारूप बाद में देता है। प्रारूप के साथ इसको चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहां देखें, आगे प्रारूप में देख लेंगे क्या है कि इनको वर्गों, और इसमें क्या है कि आंकड़ों को शीर्षकों और उपशीर्षक में प्रस्तुत किया जाता है। शीर्षक और उपशीर्षक, ये इसको आप समझ लीजिए। पहले ये देखिए, हम यहां पर ला देते हैं उस प्रारूप को, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये बात ध्यान देना चाहिए कि आंकड़ों का विषय क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरा है कि आंकड़ा किस अवधि का है। ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आंकड़ों का विषय क्या है, हमारा अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, किसी अनुसंधान की पूर्ति के लिए ना हम आंकड़ों का विषय ले रहे हों तो वो विषय बन जाएगा। जो अनुसंधान है का कारण है वो आंकड़ों की अवधि क्या है, किस काल के आंकड़े हैं, आंकड़ों का क्षेत्र क्या है, कहां का आंकड़ा है, और उसके बाद आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार क्या है,
किस आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे हैं? जैसे जनसंख्या का वर्गीकरण आप आय के आधार पर कर रहे हैं, कि लिंग के आधार पर कर रहे हैं, कि कोटि के आधार पर कर रहे हैं? ये चारों चीज आपको इंगित करना पड़ता है। कहां इंगित करना पड़ता है? तो जब टेबल बनाते हैं आंकड़ों का, तो सबसे ऊपर लिखना पड़ता है शीर्षक। देखते हैं ना, आपको कोई चैप्टर किसी विषय में पढ़ना है तो चैप्टर का शीर्षक होता है ना। माने शीर्षक का महत्व क्या है? कि उस चैप्टर के पूरे चीज उसमें दर्पण की तरह झलक जाए। शीर्षक ऐसे नहीं है कि कुछ जो मन में आया सो हम दे दे, क्योंकि शीर्षक देख करके ही आप जब आगे पढ़िएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, जब BA MA कीजिएगा, जब आप और मैच्योर होइएगा, तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप अकेले हैं, अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई बड़ी स्टेशन पर आप घूम रहे हो तो मन कर रहा होगा, दिमाग में आ रहा कि अकेले ट्रेन में रात भर सफर करना है, रात कैसे कटेगी, तो कुछ किताब ले लिया जाए। अब आप किताब कैसे ढूंढते हैं? तो स्टॉल पर जा करके आप किताबों के नाम देखते हैं, नाम से आप पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होगा, वो शीर्षक हुआ। उसी तरह चैप्टर से हम उस किताब खोलते हैं तो प्रत्येक चैप्टर पर भी हेडिंग होता है, वो उसका शीर्षक हुआ। तो हम ये कहें कि किताब का नाम शीर्षक और चैप्टर का नाम उपशीर्षक, इस तरह से वो विभाजित होगा ना। तो इसमें भी शीर्षक और उपशीर्षक दिया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत की जनसंख्या, तो ये हो गया आपका शीर्षक, और उसमें मेल और फीमेल, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये बन गया आपका उपशीर्षक। तो वही बात हम कर रहे हैं कि इसमें शीर्षक और उपशीर्षक में जो है ये दिखाया जाता है। देखिए यहां सारणी का प्रारूप यह है, सारणी का शीर्षक। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि इससे भी ऊपर एक चीज देना होता है, और वो क्या है, सारणी संख्या, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब जहां थे हम वहां आते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जो है सारणीयन और वर्गीकरण में अंतर बता रहे थे। तो वर्गीकरण में हम वर्गों और उपवर्गों में विभाजित करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, शीर्षक और उपशीर्षक में। वर्गीकरण में प्रतिशत अनुपात कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत अनुपात से सीधे सीधे आंकड़े को, तथ्य को रखता है। ये सीधे रखता है कि 30 से 40 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, कितना प्रतिशत है इससे इसका कोई लेना देना। जब प्रतिशत उसको निकालते हैं तो सारणीयन हो जाता है, यानी सारणीयन में प्रतिशत से भी मतलब है। 30 से 40 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट है, कक्षा में टोटल 100 विद्यार्थी है, इसका मतलब है कि 10% 30 से 40 नंबर लाने वाले हैं, तो प्रतिशत वाला कॉलम में हम लिख देंगे 10%। यानी यहां पर है प्रतिशत का, अनुपात का, टोटल विद्यार्थियों से उनका अनुपात क्या है, उसका भी एक कॉलम बनाइए, वो भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी एकदम आप रिजल्ट के दरवाजे तक वहां रखते हैं, सिर्फ आपको डिसीजन लिखना होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। टैबुलेशन इसी को कहते हैं। अब सारणीयन के हम उद्देश्य पर आते हैं। क्या उद्देश्य है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले है व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। जाहिर है कोई भी निष्कर्ष के द्वार तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब आंकड़े क्रमबद्ध रहेंगे, तो सबसे पहले क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से हम प्रस्तुत करें। दूसरा सांख्यिकीय विश्लेषण, सारणीयन के माध्यम से ही आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन। निर्वचन मीन्स क्या होता है, एकदम अंतिम परिणाम लाने वाली व्याख्या ना, जो परिणाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उनका विश्लेषण हम करते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण एवं निर्वचन में सारणीयन के माध्यम से ही हम आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे आप कैसे, हम कह दिए और आप कैसे समझ गए कि हाँ विश्लेषण हो जाता है। अब मान लेते हैं कि 2016 में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 2005 में भारत में गरीबों की संख्या 60 लाख से ऊपर थी, यह 60 करोड़ से ऊपर थी। 2016 में उसमें 27 करोड़ की कमी आ गई। इसको आप कॉलम और पंक्ति में लिखिएगा, 2005 2016 लगभग 37 करोड़ गरीब और बच गए, 64 करोड़ थे। 2021 में गरीबों की संख्या में 24 करोड़ और वृद्धि हो गई, यानी पुनः 60 करोड़ पर पहुंच गई। तो 2005 की तुलना में 2021 में गरीबी में कमी आई। ध्यान दीजिए मेरी बात को, 2005 की तुलना में 2021 में गरीबी में कमी आई, क्योंकि 2005 में कितना था, 64 करोड़, अब 60 करोड़ है। तो ये आधार पर हम कह सकते हैं गरीबी में कमी आई। लेकिन 2016 की तुलना में गरीबी बढ़ गई। तो ये आपका जो है आंकड़ों का विश्लेषण हुआ ना, कि हाँ ये हो रहा है,
ये बता रहा है और उसको निर्वचन तक हम पहुंच रहे हैं। उसके आधार पर हम विभिन्न निष्कर्ष निकाले, क्यों ये हुआ, कारण पता करेंगे कि क्यों ये हुआ, और स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोग्राम सही नहीं बैठा, कौन सा प्रोग्राम सही बैठा, ये सारे का हम विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा हम देखिए अन्य प्रस्तुतिकरण में सहायक। पहले ही हम बता चुके हैं कि चित्रमय प्रस्तुतिकरण और बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण का आधार सारणीय ही है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना यहाँ समय की बर्बादी होगी। समस्या का स्पष्टीकरण, सारणी तो खुद समस्या बता देता है। जो ही हम सारणी बनाते हैं, जैसे अभी हमने गरीबी का आंकड़ा दिया तो वो खुद समस्या बता रहा है कि हाँ गरीबी बढ़ गई है। तो हम समझते हैं, समझ गए होंगे आंकड़ों का निर्वचन, फिर निर्वचन शब्द यहां आया तो ये एक ही चीज दो बार आ रहा है, यानी व्याख्या में सहायक, परिणामी व्याख्या में सहायक। अब हम सारणीयन के लाभ को गिनाते हैं, ये ध्यान दीजिए। सारणीयन में क्या होगा, जब आंकड़ों को क्रम से रखेंगे और सुव्यवस्थित रखेंगे तो आंकड़े सरल होंगे। सरल का मतलब क्या है, समझने में आसान होगा। समझने में आसान कब होगा, जब आंकड़ों में गलतियां नहीं हो। गलतियां कब होती है, बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं होता है कि गलत सलत लिख देगा। गलतियां यह हो जाती है कि अनावश्यक आंकड़े उसमें इन कर जाते हैं, या आंकड़ों की पुनरावृत्ति कभी कभी हो जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि 31 लिखना है, लिखा जाता है 13, इसको मिस्टेक बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा लिख देते हैं कि 31 के बजाय लिख दिया 65, ये नहीं होता है। 31 13 दोनों गलतियों में फर्क आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है। तो इस तरह की जब हम क्रमबद्ध लिखना शुरू करते हैं तो वो गलती अपने आप पकड़ा जाती है कि ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो बढ़ते क्रम में है, तो ये ऐसे कैसे हो आया, 31 के बाद 13 कैसे आ रहा है। तो इस तरह की अनावश्यक सूचना और पुनरावृत्ति से हम बच जाते हैं और आंकड़े हमारे स्पष्ट और सरल हो जाते हैं। तुलना में सहायक, जब जैसे आपने देखा, हम एक बार और उदाहरण में दिए कि जनसंख्या में मेल और फीमेल, तो मान लेते हैं कि फीमेल की संख्या इंडिया में घटती हुई जा रही है कई स्टेटों में, तो हम ये किस आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए कि फीमेल की तुलना घटती चली जा रही है, फीमेल की जो है संख्या घटती चली जा रही है, आंकड़ों की तुलना करके ही ना। और एक ही जगह एक ही टेबल पर ये आंकड़े मिल गए तब ना। इसका मतलब है कि टेबुलेशन में क्या होता है कि आंकड़ों की तुलना हम आसानी से कर लेते हैं। तीसरा में हम देखें समस्या का ज्ञान। अभी हमने ऊपर उद्देश्य में बताया था कि आंकड़े खुद समस्या बता देती है कि क्या समस्या है, जैसे गरीबी के बारे में हमने कहा था। चौथा, स्थान एवं समय की बचत। जब सारे आंकड़े एक ही जगह है तो हमको प्रेक्षण करने में ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कभी ये फाइल देख रहे हैं कभी वो फाइल देख रहे हैं, वो तो सब एक ही जगह पर रखा हुआ। तो स्थान की भी बचत, हमको जो है 25-30 पेपर पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है अलग अलग, तो दोनों की बचत होती है। इसके अलावा आप देखिए अशुद्धियों की जांच, फिर वही चीज रिपीट, अशुद्धि की भी हम इसमें आसानी से दूर कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक अच्छी सारणी के आवश्यक तत्व पर, क्या होना चाहिए। ये प्रारूप के सबसे ऊपरी भाग पर था। ध्यान दीजिएगा कि शीर्षक और शीर्षक का संबंध इससे है। सारणी अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। जो आप शीर्षक दे रहे हैं उसी से संदर्भित बातें नीचे के कॉलम और पंक्तियों में है कि नहीं। कहने का मतलब शीर्षक कैसे दिए थे, शीर्षक का भी आधार था। शीर्षक का आधार क्या था कि उद्देश्य के अनुरूप शीर्षक दिया गया था, तो उद्देश्य के अनुसार ही वो आंकड़े हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कि आप आंकड़े ले रहे हैं आय के अनुसार और उसमें एक आध दो ठो आंकड़े आप डाल दिए आयु के अनुसार, तो वो तो गड़बड़ कर देगा ना, डिरेल कर देगा। तो ये होना चाहिए सारणी आकर्षक हो। सबसे पहले है कि टेबुलेशन, क्या जब आपके परीक्षा के भी मार्क्स का टैबलेटिंग होती है ना, तो उसमें भी क्रॉस नहीं लगाना होता है। कहने का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, भद्दा नहीं लगे देखने में। और उससे क्या होता है कि ये भी होता है कि बाद में इसको इधर उधर किया गया है, नहीं, जो एक बार लिखा गया लिखा गया, अगर गलत है तो फिर नए सिरे से बनाइए, ठीक है ना। तो आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, यानी आंकड़ा उद्देश्य की पूर्ति करे, प्रभाव डाले, है ना। तो ये प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली का मतलब इंप्रेसिव, पढ़े हैं ना टेंस में, या जो है सेंटेंस में 9-10 में पढ़े होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस जो इंप्रेशन साबित करे। एक गिलास पानी लाओ दबाव बनाता है, या किसी को अपने प्रति भावनात्मक पकड़ ज्यादा बनाता है, तो वो प्रभावशाली हो जाए, यानी उद्देश्य पर प्रभाव डाले, उद्देश्य के अनुसार प्रभाव डाले। स्पष्ट होनी चाहिए,
साफ साफ होनी चाहिए, जिससे हमको सब कुछ झलक जाए कि हाँ ये यहाँ पर ये कह रहा है। सारणी का आकार न बहुत बड़ा न बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा बना दीजिएगा तो समझने में दिक्कत होगी, इतना छोटा भी मत बनाइए कि सारी चीज उसमें आए नहीं, यानी इतना भर साइज रखिए कि सारी मदें उसमें सम्मिलित, उसके कॉलमों और पंक्तियों में सम्मिलित हो जाए। जहां तक संभव उसको छोटा रखने की कोशिश कीजिए। सारणी में सभी आवश्यक तथ्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। साधारण व्यक्ति भी, जैसे अभी हमने आपको जनसंख्या का आंकड़ा दिया था, तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या का आंकड़ा जो है यहां पर कोई समझने में आपको कठिनाई हुई होगी। सारणी में दी गई सूचना स्वयं व्याख्यात्मक, स्वयं व्याख्या अपनी वो कर ले वो सूचनाएं। जैसे हम जैसे ही कहते हैं कि भारत में इतने लोग गरीब हैं, तो ये स्वयं व्याख्या कर रहा है कि अभी बहुत कुछ करने की बात है, या ये बता रहा है कि इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग गरीब हैं तो इतने लोग अमीर हैं। अब उसमें किसकी आय कितनी है, गरीबों में भी किसको कितना जरूरत है, तो वो व्याख्या वो आंकड़े से ही पता चलेगा ना। मान लेते हैं कि 200 रुपये नीचे वाले सभी लोग गरीब है, तो 200 रुपये नीचे वाला में 150 वाला भी है, 175 वाला भी है, 0 रुपया वाला भी है, 10 रुपया वाला भी है, तो उसका भी डेटा लेना होगा। तो डेटा खुद व्याख्या करेगा कितना किसको कितना कॉपरेशन चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखें। सारणी में उचित शीर्षक उपशीर्षक स्रोत व टिप्पणी होनी चाहिए। इसके पहले तुलना में सुविधा हो, उसको भी हम पहले बता दिए हैं कि एक ही जगह पर रहेगी तो तुलना करने में सुविधा होगी। तो ऐसा ये सारणी बनाइए जिसमें हम तुलना आसानी से कर सके। जैसे मेल और फीमेल का उदाहरण हमने दिया था। इसमें शीर्षक, उपशीर्षक, स्रोत व टिप्पणी। अब देखिए वहां हमने आपको बताया था क्या कि सबसे ऊपर सारणी संख्या दीजिए, उसके बाद शीर्षक दीजिए, उसके बाद उपशीर्षक दीजिए। ठीक है, शीर्षक में हमने लिखा था कि भारत की जनसंख्या 2011 या 2021 है ना, जिसमें आपको क्या झलकना चाहिए, आपका उद्देश्य, ठीक है, दूसरा क्या क्षेत्र, और तीसरा क्या उसमें झलकना चाहिए था, समय। तो भारत कौन सा चीज हमको मेन सेंटर में क्या था, जनसंख्या, किस काल का, तो 2011 का। तो उसमें हम रखते हैं सबसे पहले ये शीर्षक, और शीर्षक को नीचे हमने बांट दिया था मेल और फीमेल में। ठीक है, तो उपशीर्षक हो गया। अब उसके बाद जो है दूसरे साइड में हम पंक्ति देंगे, पंक्ति में दे देंगे हम शहरी और ग्रामीण, है ना। जैसे मेल के साइड में शहरी और ग्रामीण कर देंगे कि शहर में मेल कितने हैं और शहर में फीमेल कितने हैं, ग्रामीण में मेल कितने हैं और ग्रामीण में, तो इसको हम किधर लिखेंगे, इस साइड बाएं साइड लिखेंगे, मेल फीमेल हम इधर लिखेंगे और इसको शहरी और ग्रामीण को इस साइड लिख देंगे। तो सबका आंकड़ा हमारा आ जाएगा उस तरह से सजाने पर, टेबलेशन करने पर। तो हम उसको शीर्षक, उपशीर्षक, और बीच में हम रखेंगे मुख्य बॉडी में हम क्या रखेंगे, पंक्तियों को। ठीक है, या पंक्तियों को और सूचनाओं को। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें हम सबसे लास्ट में देते हैं स्रोत। ध्यान दीजिए, आंकड़ा आपका विश्वसनीय होना चाहिए, इसका गुण है। आपने पहले देखा है कि आंकड़ा विश्वसनीय होना चाहिए, तो विश्वसनीयता कहां से आएगी। रात में सोते हुए स्वप्न देख लिए, वो आपका आंकड़ा विश्वसनीय नहीं होगा। विश्वसनीय के लिए यह है, जरूरी है कि कहीं प्रमाणित जगह से आप उठाए कि नहीं उठाए हैं। अगर आपने खुद शोध किया है तो उस जगह के नमूने हैं आपके पास, उस जगह का फोटोग्राफी है आपके पास, या आपके साथ में कौन कौन व्यक्ति था। और ज्यादातर अर्थव्यवस्था के आंकड़े का रिपोर्ट हम कहां से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, RBI से, वित्त मंत्रालय से, इन सारी जगहों से लेते हैं। तो आप जहां से आंकड़ा लिए आप लिख दीजिए नीचे स्रोत में, आर्थिक सर्वेक्षण 2021, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, या RBI ऑफ इंडिया बुलेटिन, ये। ठीक है, तो वो स्रोत लिखना होगा। एक चीज और है, टिप्पणी। टिप्पणी क्या है, अब बचपन से देखते आए हैं लेकिन शायद आपको समझ में यहां नहीं आ रहा है। आप देखते हैं कई किताब आप पढ़ेंगे, जब कहानी वगैरह का या कविता वगैरह का पढ़ते होंगे या और कुछ, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, जैसे यहां पर है तुलना, तो तुलना पर ऐसे देके छोड़ देगा एक। अब एक को क्या करेगा कि नीचे लिखता है कि एक का मतलब क्या था, और नीचे लिखेगा कि इसका मतलब है दो तथ्यों के बीच जो है कंपैरिजन करना या कुछ और जो भी हो। तो ये इसको बतलाने के लिए कि हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं समझ रहे होंगे, तो उसको और बढ़िया से सरलता से समझाने के लिए। या कहीं ऐसा होता है कि किसी महापुरुष की लाइन इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता है, जैसे लिख दिया कि सत्य ही ईश्वर है,
ये नहीं वहां पर लिखा कि महात्मा गांधी ने कहा था, सिर्फ लिख दिया कि सत्य ही ईश्वर है, इन्वर्टेड कॉमा में, और वहां दे दिया एक। अब उस एक को नीचे लिखा महात्मा गांधी का कथन, है ना, तो इसको कहते हैं टिप्पणी। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे कि टिप्पणी कैसे होता है, और यह ही गया कि सारणी विश्वसनीय होना चाहिए। अब देखिए, इतना होने के बाद सारणी के मुख्य अंग क्या होंगे, ये ध्यान दीजिए कैसे प्रत्येक अंग पर हम आएंगे। इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, बहुत सारी चीज हम पहले बता दिए हैं। अब सिर्फ हमको यह बताना है कि सबसे पहले सारणी संख्या देना है। तो सारणी संख्या कैसे देंगे? सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का मतलब यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको आता है बाएं से, अंग्रेजी लेटर में बाएं से पांचवा कौन होगा, तो दाएं से पांचवा कौन होगा। बहुत सारा सूत्र आप लोग अपनाते हैं, इजोटी, भी क्यू जी एल बी, इस तरह के कि पांचवा, 10वां, 15वां। तो जो ही बाएं हो त्यों ही कॉपी के बाएं नहीं या बोर्ड के बाएं नहीं, आपका बाएं, ये ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग एग्जाम में बनाते हैं कि कॉपी के बाएं कि हमर बाएं, कभी कॉपी के अनुसार चल देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। हमसे अगर आप पूछ रहे हैं बाएं आपका किधर है सर, इसके अनुसार, तो हम बाएं इधर होगा, क्योंकि जब ही हम इसकी ओर मुड़ते हैं बाएं इस साइड आ जाता है। तो सबसे पहले बाएं साइड में हम लिखते हैं शीर्षक, या जो है सारणी संख्या, कैमा सारणी। जैसे आप मान लेते हैं कि कल को आप पढ़िएगा या ग्रेजुएट में जाइएगा, उसके बाद पीजी कीजिएगा, शोध कीजिएगा, तो किसी आर्थिक विषय वस्तु पर आप शोध करने निकले हैं, तो कई आंकड़े आप ले रहे हैं, कई टेबल बनाए, तो कई टेबल बनाया तो टेबल संख्या दीजिएगा ना, क्योंकि आप उसी के आधार पर आगे लिखिएगा कि टेबल संख्या है इतना में ये दर्शाया गया है, तब ना आदमी जानेगा पढ़ने वाला। तो आपको देना होगा टेबल संख्या, सारणी संख्या। ये सारणी संख्या, ये ध्यान दीजिए कि मैं यहां बताए हुए हूं कि ये कभी कभी दशमलव में भी होता है, 1.1, 1.2, 1.3, 5.6। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आपका शोध एक चैप्टर में पूरा नहीं हो, 3-4 चैप्टर में हो, या 10 चैप्टर में पूरा हो। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक भी रहता है, कई चैप्टर में रहता है, और पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, कई जगह चित्र दिए हुए होते हैं, तो चित्र में आप नीचे देखिएगा लिखल रहेगा 3.5, 2.3। इसका मतलब क्या है? पहला अंक अध्याय के लिए और दूसरा अंक टेबल के लिए, दशमलव के बाद वाला अंक टेबल के लिए, दशमलव के पहले वाला अंक अध्याय के लिए। जैसे है 1.1 है, तो इसका मतलब क्या है? चैप्टर नंबर 1 और टेबल नंबर 1, यानी पहला चैप्टर का पहला टेबल। 5.8 का मतलब 5वां चैप्टर का 8वां टेबल। ठीक है, अब जो है इसमें समझने की कोई बात अब और नहीं रह गई है। इसके बाद हम दूसरा में देते हैं, जब हम ये दे देते हैं शीर्षक नंबर, तो उसके बाद देते हैं शीर्षक, सारणी नंबर दे देते हैं, उसके बाद देते हैं शीर्षक। शीर्षक में हमने आपको बताया था पहले भी कि 4 चीजें ध्यान देना है: आंकड़ों का विषय, आंकड़ों की अवधि, आंकड़ों का क्षेत्र और आंकड़ों का वर्गीकरण। इस पर फिर हम फिर से विश्लेषण करेंगे, समय की बर्बादी होगी। इसके बाद हम देते हैं राइट साइड में शीर्ष टिप्पणी, हेड नोट। राइट साइड में ध्यान रखिएगा, ये दोनों पड़ा कहां? लेफ्ट साइड में। वो किधर पड़ेगा? राइट साइड में, उससे थोड़ा नीचे। इसको हेड नोट या मुख्य नोट भी कहते हैं, कहीं कहीं मुख्य नोट भी लिखा मिलेगा। अंग्रेजी दोनों का हेड नोट रखता है, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या देना है? उसमें मापन की इकाई देना है। किसमें आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो किसमें माप रहे हैं? रुपया में, मीटर में, लीटर में, करोड़ में, लाख में, उसको वहां पर इंगित कर देना है। जैसे हम बजट के आंकड़े दे रहे हैं तो रुपए में, तो इतना करोड़ रुपए में, करोड़ में आप बोल रहे हैं कि अरब में बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं यहां पर आप लिख दीजिए। हम दूध की तो इतना 1000 लीटर में, तो वहां लिख दीजिए 1000 लीटर में। ये मुख्य नोट होगा इस साइड। इसके बाद उप शीर्षक और पंक्ति। उप शीर्षक, जैसे हमने कहा था कि जनसंख्या के बाद नीचे मेल और फीमेल लिखिएगा, तो यह आपका उप शीर्षक हो गया। अब पंक्ति शहरी और ग्रामीण इस साइड में, समझ रहे हैं? अब हम इसके आगे आते हैं, ये ध्यान दीजिए, सारणी का मुख्य भाग, मेन पार्ट। तो अब इसके पहले जो है आप इसको देख ही लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा इससे समझने में। ये फॉर्मेट है सारणी का, इसमें सारी चीज आपकी, वो जो भी चीजें हैं वो समाप्त हो जाती है, आपकी कठिनाई। यही कारण से हमने कहा कि ये चैप्टर का कुछ ऐसा बनाया ही हुआ है कि ये चीज पहले से ही देना चाहिए। देखिए, ये सारणी का प्रारूप है। सारणी संख्या मैंने कहा था लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर,
नंबर 1 में, और दूसरा में क्या देना है, सारणी शीर्षक। शीर्षक में क्या देना है आप जान रहे हैं, क्षेत्र वगैरह ये सब समझ रहे हैं। मुख्य नोट में मापन की इकाई दे देना है, किसमें आप माप रहे हैं, लाख करोड़ जो भी है उसको आप दे देना है। ये देखिए उप शीर्षक है, उप शीर्षक। अब वो एक उप शीर्षक जो है इसके अंदर कई उप शीर्षक हो सकते हैं। जैसे आपने देखा यहां पर उप शीर्षक सिर्फ दे दिए, अब मेल एंड फीमेल तो 2 उप शीर्षक बनेगा हमारे कथनानुसार, इसमें 3 बनाया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि जनसंख्या का वितरण हम कर रहे हैं आय आयु लिंग पर, तो हम यहां लिख देंगे आय आयु लिंग, 3 उप शीर्षक बन जाएगा। उसके बाद इधर पंक्ति शीर्षक, जैसे हमने कहा शहरी ग्रामीण है ना, फिर देख देंगे मिडिल एरिया, ऐसा अर्ध शहरी क्षेत्र, 3 हम इसमें। तो इसका आंकड़ा, अब इनका जो है इनका आंकड़ा इधर से इधर जाएगा, ये ध्यान दीजिए, और इनका ऊपर से नीचे, और योग सबका होगा, इनका भी योग होगा और इनका भी योग होगा। ठीक है, इसको आप आगे के एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक है, इसमें ये सारणी गलत है कि सही, आपको निर्णय करना है, क्योंकि कभी कभी जानकारी के लिए जरूरी चीज है कि आपके सामने हम गलत ही रखें, तब आपको पता चले कि सही क्या होगा। इसमें सबसे पहले तो देखिए कि सारणी संख्या गायब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सारणी का टाइटल नहीं है, शीर्षक नहीं है, और इसमें उप शीर्षक जो है वो पंक्ति शीर्षक की तरफ है और पंक्ति शीर्षक उप शीर्षक की तरफ है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए क्यों मैं कह रहा हूं इसको, अब इस रूप में देखिए, ये सही आपका आ रहा है। यहां टाइटल दिया हुआ है, क्या है, कोटि लिंग एवं साक्षरता के आधार पर जनसंख्या का वितरण 1991 है ना, शीर्षक सारा क्षेत्र आ रहा है ना। इसमें समय आधार आपका क्या है, तो कोटि और लिंग उस क्षेत्र से ये लिया हुआ आंकड़ा है ना। साक्षरता के आधार पर किस चीज का आंकड़ा है, तो जनसंख्या का, ठीक है। अब देखिए इसमें ये इसका आपका क्या हुआ, उप कॉलम हो गया, पुरुष और स्त्री। अब सारे पुरुषों में कोटियां हैं, सारे पुरुषों में कोटियां हैं, जनरल है, BC1 है, BC2 है, SC ST है। तो ये देखिए इधर हम पंक्ति शीर्षक इसको बना दिए, ये उप शीर्षक हो गया कौन, पुरुष और स्त्री, और ये कौन सा हुआ, पंक्ति शीर्षक। अब पुरुष शीर्षक के भी 2 उप शीर्षक हो गए, ये देखिए साक्षर और निरक्षर। साक्षर में जितने जनरल कैटेगरी में जो साक्षर है उनको इसमें लिखेंगे, BC1 में वाला को, BC2 को, SC ST को इस तरह से, और इनको हम पूरे साक्षर को जोड़ देंगे, पुरुष साक्षर ही निकल जाएगा। इसी तरह निरक्षर कितने हैं पुरुष में। अब जनरल में साक्षर और निरक्षर मिलकर कितने हुए, इसका योग हम यहां करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह स्त्री में भी हम करेंगे, साक्षर और निरक्षर का योग इधर, और टोटल साक्षर का योग इधर, टोटल निरक्षर का योग इधर। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, दोनों का योग अब हम, स्त्री में साक्षर कितना हुए, पुरुष में साक्षर कितना हुए, दोनों का योग हम यहां करेंगे। स्त्री में निरक्षर कितना है, पुरुष में निरक्षर कितना है, उसका योग हम यहां करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हमको जो है पूरे पुरुष साक्षर का पता चल गया, पूरे जो है पुरुष और स्त्री साक्षर, यानी पूरी जनसंख्या में कितनी साक्षरता है वो पता चल गया, और पूरी जनसंख्या में कितने निरक्षर लोग हैं वो भी पता चल गया। तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर कि जनरल में टोटल लोग कितने थे, ये निकल जाएगा। और यहाँ पर समूचे साक्षर आ जाएगा कि इस देश में टोटल साक्षर कितने थे और इस देश में टोटल निरक्षर कितने थे। तो आप देखिए कि कैटेगरी वाइज भी हम साक्षर निरक्षर जान गए, टोटल वाइज भी जान गए, टोटल साक्षर भी जान गए, टोटल लोग भी हम जान गए इसमें। तो ये जो है आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब इसके नीचे भी यहां पर ध्यान दीजिए कि इसके नीचे कुछ छूटा हुआ है। छूटा हुआ क्या है, तो स्रोत और टिप्पणी, ये ऐड करना है। इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड पर आ जाइए, मैं यहां एक फिगर आपको बना करके रखे दिखा रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहां पर आपकी सारी रिकमेंडेशन पूरी हो रही है, जो सारी आपकी जो है डिमांड्स हैं कि ये सारणी में क्या क्या होना चाहिए, ये चीज हम यहां पूरा कर रहे हैं। सबसे ऊपर सारणी संख्या ठीक ठाक है, उसके बाद हमने शीर्षक दे दिया है वर्ष 2018-19 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन, समय, क्षेत्र
और उद्देश्य क्या है बताना, खाद्यान्न का उत्पादन। ठीक है, मुख्य नोट में लिख दिया है, किस चीज में माप रहे हैं, तो टन में माप रहे हैं। कौन सा टन, लाख टन में, 1000 टन में नहीं, सैकड़ा टन में नहीं, लाख टन में। पूरे देश की बात है, सैकड़ा टन में मपाए कि सवाल नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि इनका उप शीर्षक ले लिया। उप शीर्षक क्या लिया, खाद्यान्न और उत्पादन। ये देखिए यहां उत्पादन इनका हम उप शीर्षक ले लिए। उप शीर्षक का भी 2 भाग कर दिया हमने, ये भी उप शीर्षक के अंदर ही रहेंगे। क्या, कुल मात्रा और कुल उत्पादन। कुल मात्रा एक भाग हुआ और एक भाग कुल उत्पादन हुआ। और इधर पंक्ति शीर्षक में हमने क्या ले लिया, तो खाद्यान्न के जो वस्तुएं हैं उनको, कौन कौन से, चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न। अब ये देखिए, यही मुख्य बॉडी है जो उसमें दिखाया गया था। ये मुख्य बॉडी में सूचना देना है, यानी आंकड़े देने हैं। तो ये चावल 1129 लाख टन, यहां से जोड़िए इसको। गेहूं 997 लाख टन, अन्य खाद्यान्न 722 लाख टन। इसका प्रतिशत हम निकाल दिए 39.64, और इस तरह से टोटल परसेंटेज हमारा आ गया। देखिए इनका योग कर दिए, 100 आ रहा है। इधर हम योग किए, कुल मात्रा कितनी आई, 2848 लाख टन। ठीक है, तो ये कुल मात्रा का भी योग हुआ और परसेंटेज का भी योग हुआ। अब ये ध्यान दीजिए, अब चूंकि सिर्फ चावल का ही है, उप शीर्षक में और कोई अनाज नहीं है। अनाज को तो हम रखे हैं पंक्ति शीर्षक में, क्योंकि टोटल उत्पादन एक अनाज से बड़ा क्षेत्र होगा ना, उस उत्पादन का तो एक हिस्सा होगा चावल। तो चावल उत्पादन का एक हिस्सा होगा, तो चावल को हम उप शीर्षक में कैसे रख सकते थे। उप शीर्षक का मतलब क्या है, क्या होता है कि शीर्षक का सहायक। तो शीर्षक का सहायक बड़ा एरिया न रखेगा, तो एक तरह से ये जो उप शीर्षक होता है, सो शीर्षक का उप शीर्षक, और ये पंक्ति शीर्षक को कहिए कि उप शीर्षक का भी उप शीर्षक हुआ है, उससे छोटा चीज है, तो हमने यहां रखा है। अब देखिए इसमें जो हम वहां पर जो चीज छोड़ रहे थे वो इसमें सम्मिलित है। यहां पर मैंने टिप्पणी दिखा दिया है। टिप्पणी में क्या रखा हुआ है कि यहां अन्य आपको पता नहीं चल रहा है, तो अन्य में है गेहूं चावल के अलावे सभी। अन्य का मतलब सिर्फ खाद्यान्न गेहूं चावल ही नहीं, बल्कि सभी। टिप्पणी का ये कॉलम यहां मैंने बना दिया है। और उसके बाद स्रोत, कहां से ये आंकड़े लिए, तो कृषि मंत्रालय से हमने लिए हैं। कब का है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान। चतुर्थ अनुमान यानी 3-3 महीने पर जो अनुमान लगता है, चौथा अनुमान है चतुर्थ अग्रिम अनुमान 2018। एडवांस अनुमान पहले ही लगा लिया जाता है। ये क्या अनुमान है, तो निश्चित है कि ये पहले ही लगाया जाएगा। कब का, तो 2018 का। चले अब फिर से स्लाइड पर आ जाते हैं। अब ये देखिए यहां पर वो सारी चीजें इसमें इंगित हो रही है। अब इसको तो आप समझ गए होंगे। ये सब उपशीर्षक बनेगा, ये मुख्य भाग बॉडी है जिसमें इसमें सबके आंकड़े देने हैं। इधर का भी आंकड़ा और इधर का भी, कॉलम से भी और पंक्ति से भी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आधार पर अब आप देखिए, ये 2 प्रारूप हमने दिए हैं, दोनों एक ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा कलर का फर्क है एक ही, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आधार पर आप देखिए कि ये चीजें यहां पर देखिए मैंने रख दिया है। सारणी मेन ये है उप शीर्षक और पंक्ति शीर्षक। यहां पर आप समझ गए होंगे, कहते हैं ये दोनों प्रकार के शीर्षक स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं। सारणी का मेन भाग तो मेन बॉडी था जिसमें सूचनाएं, सांख्यिकी आंकड़े दिए जाते हैं, वो भी आप समझ गए होंगे। टिप्पणी में, फुट नोट में, इसको ध्यान दीजिए जरा सा, ये मैं इसको बड़े में मैं दिखा रहा हूं। आप जो टिप्पणी करेंगे तो मैंने कहा था कि जैसे लिखा हुआ है कि सत्य ही ईश्वर है, तो उस जगह 1-2 कुछ लिख देते हैं। तो यहां पर मैथमेटिकल में हम ये यूज करते हैं, या तो 2 बिंदु, या इस तरह का चिन्ह, या अल्फा का चिन्ह, या ये स्टार का चिन्ह, इस तरह का चिन्ह हम यूज करते हैं। और उसी चिन्ह को हम नीचे लिख देंगे कि ये चिन्ह का मतलब क्या था। टिप्पणी दे के 2 बिंदु दे करके और ये चिन्ह दे देंगे कि इस चिन्ह का मतलब क्या था, उसका हम विश्लेषण कर देंगे क्यों हमने वो चिन्ह दिया था। तो ये है, अब जो है स्रोत देना है और इसके आधार पर ये सारणी का प्रस्तुतिकरण है। और इसको भी हम आपको समझा ही दिए हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है, ये जो है आपके उपशीर्षक हैं और ये कौन से चीज होंगे, पंक्ति शीर्षक। मूल याद क्या रखना है, उपशीर्षक जो होंगे वो सारे स्तंभ में होंगे और पंक्ति शीर्षक जो होंगे वो क्षैतिज में होंगे, यानी ये लंबवत होंगे और ये बिल्कुल समस्तर होंगे। ठीक है, अंग्रेजी में कहें ये जो है वर्टिकल होंगे, ये हॉरिजॉन्टल होंगे। ठीक है,
और योग देना नहीं भूलें। अब ये आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है, और चैप्टर समाप्त होने पर हमने कुछ आपके लिए गृह कार्य छोड़ रखे हैं, और इसमें हम सिर्फ आपको 2-3 वस्तुनिष्ठ दिए हैं उसका आंसर बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉलम और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? जाहिर है वर्गीकरण में तो कॉलम और पंक्ति बनती नहीं है, विशेषता के आधार पर सिर्फ हम अलग अलग वर्ग के आंकड़े डालते हैं। अनुसंधान तो या तो शुरू स्टेज है या लास्ट स्टेज है। पहले अनुसंधान की जरूरत होती है और अंतिम में जब हम आंकड़ों से परिणाम निकाल लेते हैं तो कहते हैं कि अनुसंधान पूरा हुआ है ना, यानी क्या उसको कहें, जिसको कहते हैं जो है साध्य पूरा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ सारणीयन होगी। और अभी आपने पढ़ा है कि सारणीयन में वर्गों की जगह पर क्या होता है? कॉलम और पंक्ति। कॉलम क्या होता है फिर से दिमाग में लाइए, यहाँ पर आपका कुछ लिखा हुआ नहीं है लिटरेचर, तो कभी कभी अपनी जानकारी को कि हम सही जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, उन चीज़ों को हटा के यानी किताब पलट के भी सोचा जाता है। तो सोचने की कला भी होनी चाहिए। आप जितना किताब देख के नहीं जान सकते हैं उतना पढ़े हुए चीज़ को अंधेरे में बैठ के सोचते रहिए कि हाँ ये क्या है। तो कॉलम क्या बताए थे और पंक्ति क्या? कॉलम वर्टिकल ऊपर से नीचे और पंक्ति क्षैतिज। मूल चीज़ इसमें यही है, ये याद रखना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उप शीर्षक और पंक्ति शीर्षक। उप शीर्षक बड़ा आकार वाला क्षेत्र और पंक्ति शीर्षक उसका छोटा आकार वाला। शीर्षक के बाद महत्वपूर्ण उप शीर्षक, और उप शीर्षक के बीच छोटी इकाई पंक्ति शीर्षक, उसको हम क्षैतिज रूप में रखते हैं पंक्ति शीर्षक को। दूसरा है सारणीयन का आधार क्या है? अभी आपने पढ़ा वर्गीकरण नहीं होगा तो सारणीयन नहीं होगा। पहले आंकड़े को विभिन्न वर्गों में बांटेंगे तब ना उसको टेबल में लाएंगे। ठीक है, तो ये वर्गीकरण होगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक अच्छी सारणी के आवश्यक तत्व दिया हुआ है पीडीएफ में, नोट्स में, उसको आप देख लीजिएगा। जो है 5-6 तत्व दिए हुए हैं, कोई 4 आप उठा के उसमें से लिख दीजिएगा। सारणीयन और वर्गीकरण में अंतर कटिंग नोट्स में है, 5 अंतर दिया हुआ है, कम से कम उसमें से 4 लिख दीजिए। दीर्घ उत्तरीय में है सारणीयन का अर्थ, सारणी का परिभाषा दे दीजिए, और उसका उद्देश्य 9-10 ठो हमने दे दिया है, उसमें से आप लिख लेंगे। हम समझते हैं कि आप क्लास को बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे।